भारत का एक ऐसा नेता जो इमरजेंसी के टाइम पर जेल गया, जब बाहर निकला तो विरोधियों के लिए मुसीबत बन गया। जब उसकी जुबान चलती तो विरोधियों के दिल पर खंजर चलता। और एक ऐसा टाइम था जब वो निचले तबके के लोगों और गरीब मजदूरों की आवाज बना। एक ऐसा नेता जो नवाबों की तख्ती हटाकर शहर के लोगों का रहनुमा बना, जिसको मिनी सीएम भी कहा गया। लेकिन जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो ऐसा क्या हुआ, उसकी राजनीति बिखर गई और उसकी जिंदगी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी हो गई। बीजेपी के यूपी में सत्ता संभालते ही 80 से ज्यादा मुकदमों का आरोपी बन गया। मुकदमे भी ऐसे, मुर्गी चोरी से लेकर बकरी चोरी, भैंस चोरी, लूट डकैती, हत्या की कोशिश, किताबें चोरी, जबरदस्ती जमीन हथियाने से लेकर फर्जी सर्टिफिकेट और हेट स्पीच तक के मुकदमे लगाए गए। उस नेता का नाम था आजम खान, यूपी की सियासत का बड़ा नाम। क्या आजम खान को बुलंदी से गिराने की साजिश की गई थी? क्या इसमें विरोधी पार्टियों का हाथ था? यह आजम खान की अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का हाथ रहा, क्योंकि लोगों का मानना है आजम खान का परिवार इस लड़ाई में अकेला दिखाई दिया। पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया या उनके लिए संघर्ष नहीं किया। आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे आजम खान के आजम खान बनने के टाइम से लेकर जेल तक के सफर की। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस राज में लगाए गए इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस विरोधी सभी छोटे बड़े नेता जेल जा रहे थे। उनमें से एक नाम था आजम खान। जब देश में इमरजेंसी लगी तो कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन्हें भी जेल भेजा गया। आजम खान के संघर्ष की शुरुआत भले ही इमरजेंसी के टाइम पर हुई हो, लेकिन यूपी की सियासत में एंटी रामपुर के नवाबों का विरोध करने से हुई। उस टाइम पर आजम खान के पिता मुमताज खान एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आर्थिक हालात इतनी बेहतर नहीं थे, मगर जेल जाने की वजह से आजम खान का बहुत नाम हो गया था। और 19 महीने जेल में रहने के बाद वो जेल से छूटे तो जनता पार्टी के टिकट पर साल 1977 में विधानसभा चुनाव लड़ गए। सामने मुकाबले पे थे मंसूर अली खान उर्फ सन्नू मियाँ, और चुनाव हार गए। पैसा और तजुर्बा था नहीं और सियासत में भी कच्चे थे। इस हार के बाद आजम खान के हौसले बढ़ गए और टकराव हुआ नवाबी खानदान से। रामपुर के नवाब कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मिक्की मियाँ से। और मिक्की मियाँ 1967, 1971, 1980, 1984, 1989 में लोकसभा के मेंबर रहे। की मौत के बाद उनकी बेगम नूर बानो 1996, 1999 में सांसद बनी। जब नवाबी सियासत उरूज पर थी, उनके मुकाबले आजम खान मामूली नेता थे उस दौर में। साल 1980 में आजम खान ने रामपुर की विधानसभा सीट पर एक बार फिर चुनौती पेश की और इस बार किस्मत ने साथ दिया और जीत गए। इस जीत के बाद आजम खान ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना आइडल चुन लिया, क्योंकि मौलाना अली जौहर का नवाबी खानदान से 36 का आंकड़ा रहा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर भी रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और जामिया मिलिया इस्लामिया को खड़ा करने में योगदान रहा। आजम खान निचले तबके और गरीब मजदूरों के साथ मिलकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का प्रचार प्रसार करने में लग गए और नवाबी खानदान के खिलाफ माहौल सेट करने लगे। आजम खान की जैसे जैसे पावर बढ़ी, नवाबी खानदान का दायरा सिमटता चला गया और 2014 में नवाब खानदान का सफाया ही हो गया। आजम खान 1980 और 1992 के बीच 4 राजनीतिक दलों के सदस्य रहे और साल 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर जीत हासिल की। साल 1985 में लोक दल के टिकट पर जीत हासिल की। साल 1989 में जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की और साल 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। लेकिन जब साल 1992 में समाजवादी पार्टी बनी तब आजम खान एक बड़े नेता बन चुके थे और साल 1993 में आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद साल 1996 से लेकर 2002 तक राज्यसभा सदस्य बनने का मौका मिला। आजम खान की लगातार जीत और उनकी सियासी जुबान ने उन्हें मुसलमानों का बड़ा रहनुमा बना दिया और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो समाजवादी पार्टी से जोड़ने में कामयाब रहे। साल 2003 में यूपी में सपा सरकार बनी तो आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया और रामपुर यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत की। जब सपा सरकार के दौरान ही मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ तब पूरा कैबिनेट रामपुर में मौजूद था। लेकिन जब साल 2017 में यूपी की सत्ता बदली तो आजम खान का समय भी बदला। जब मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली तो शायद आजम खान नई पीढ़ी के साथ संघर्ष करते दिखाई दिए।
लेकिन रामपुर में आजम खान ने अपनी पकड़ बनाए रखी और खासकर अपने गढ़ में साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 324 सीटें जीती। लेकिन आजम खान अपनी सीट बचाने के साथ साथ अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को भी विधायक बना ले गए। रामपुर सीट पर आजम खान 10 बार विधायक बने और 2019 में सांसद बने। आजम खान का किला बीजेपी की लहर में होने के बावजूद भी नहीं हिला। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में आजम खान के खिलाफ 9 अप्रैल को हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करने का, मुसलमानों को भड़काने और कट्टरता फैलाने का आरोप लगा। 6 गाड़ियों में भरकर नोट आए हैं, कलेक्टर तू अंधा हो गया, हमारे गरीबों के तो थैले देख रहा है। बीजेपी की 6 गाड़ियां तूने तलाश नहीं की, वो नहीं दिख रहा तुझको। बहुत उसूली बनता है, मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे। आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तू कितने अच्छे परिवार से। मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। और तुम्हारे यहाँ बड़ों का सम्मान यह है कि मुरली मनोहर जोशी बेचारे मुरली बजाते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वाह, मुरली बजा। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है, एडीएम भी यही चाहता है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यही चाहता है, एसडीएम भी यही चाहता है। ये 4 अधिकारी रामपुर को नर्क बना। और इसके बाद बीजेपी ने आजम खान की उल्टी गिनती शुरू कर दी। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए। जब यूपी 2022 का चुनाव हुआ तब तक आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। मुकदमे भी ऐसे मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी से लेकर किताबें चोरी तक के केस दर्ज हुए। लेकिन सबसे बड़ा संकट आजम खान पर तब आया जब आजम खान और उनकी पत्नी बेटे अब्दुल्ला आजम के बर्थ सर्टिफिकेट के जालसाजी मामले में सरेंडर करना पड़ा। पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को जनवरी तक जमानत मिल गई थी, लेकिन आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली 27 महीने बाद। फिर भी आजम खान ने साल 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाव में हेड स्पीच मामले को लेकर अक्टूबर 2022 में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। 3 साल की सजा और आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई। इसके बाद आजम खान की सीट पर उपचुनाव हुआ। आजम खान के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर असीम रजा को मैदान में उतारा गया। आजम खान के सारे विरोधी भाजपा के खेमे में जा चुके थे। नवाब कासिम अली ने भी आजम खान के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का साथ दिया। आजम खान के करीबी और मीडिया प्रभारी रहे फसाद अली सानू ने भी आखिरी समय पर भाजपा प्रत्याशी का साथ दिया। इस उपचुनाव में सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभाएं की और उधर आजम खान ने इमोशनल अपील की। कहा, अगर इस्लाम में खुदकुशी करना हराम ना होता तो वो कर लेते, मुझे हरा ना सके तो मुझे हटा दिया। जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना, हराम है खुदकुशी, इसलिए जिंदा हूं क्योंकि खुदकुशी हराम। घर से नहीं निकले आप, 32% वोट दिया आपने और 40% जीते तो आसिम राजा आज 60,000 70,000 वोट से जीता हुआ पार्लियामेंट होता और मेरी वकालत कर रहा होता पार्लियामेंट में। आपने हरा दिया उसे। शाबाश, मुबारक आपको, मुबारक गयूर रामपुर वालों, आपको एसी की ठंडक मुबारक, कूलर की ठंडक मुबारक, टाइल्स लगे हुए घर मुबारक, पत्थर के फर्श मुबारक, फिसल के गिर जाते अगर वोट डालने चले जाते। पुलिस ने डंडा मारा था ना जमीन पर, इसलिए भाग खड़े हुए थे। अगर एक जिस्म पर भी लग जाता, मर तो नहीं जाते। मैं तुम्हारे जख्मों पर
अपने दिल का खून लगाकर उनको मरहम बना देता। और इसके बावजूद इस उपचुनाव में आजम खान अपनी सियासत बचा ना सके। भाजपा के आकाश सक्सेना ने असीम रजा को हरा दिया। हालांकि चुनाव को लेकर सवाल खड़े हुए, आजम खान ने आरोप भी लगाए और इस उपचुनाव के बाद जिस हेड स्पीच के मामले में आजम खान की विधायकी रद्द हुई थी, उस मामले में 24 मई 2023 को रामपुर सेशन कोर्ट ने फैसला पलट दिया। और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अधिकारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उसने स्टेटमेंट में कहा वो तहरीर लिखवाई गई थी जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में। यानी आजम खान के साथ खेला हो गया। यानी शायद आजम खान की सियासत खत्म करने का कोई प्लान था। अब सवाल उठता है, क्या आजम खान को फंसाने के लिए साजिश की गई थी ताकि उनकी विधायकी छीनी जा सके? और सवाल तब भी उठा था जब उन्हें डूंगरपुर मामले में बरी किया गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण के एक और मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। मंगलवार को इस मामले की अंतिम बहस पूरी हो गई थी। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती उजाड़ने का आरोप था। डूंगरपुर मामले में आजम खान पर छोटे बड़े 12 मुकदमे हुए, जिसमें 2 मुकदमों में सजा हुई थी और बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। और अब आता है मामला अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का। आरोप था आजम खान और उनकी पत्नी ने 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका परिषद में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद जनवरी 2015 में लखनऊ नगर निगम से भी सर्टिफिकेट बनवाया और रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने इस केस में 7 साल की सज़ा सुनाई और जेल भेज दिया गया। ये केस भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था और सवाल तब भी उठा जब डूंगरपुर के एक और मामले में आजम खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। ये मामला था अबरार नाम के शख्स ने इल्ज़ाम लगाया था आजम खान रिटायर्ड सीओ आले हसन और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की और घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में आजम खान को 10 साल, बरकत अली को 7 साल एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई और सीए आले हसन का हाई कोर्ट में स्टे चल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी से आजम खान को कोई मदद नहीं मिली और आजम खान का परिवार इस लड़ाई में अकेला पड़ गया। जेल में रहने के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से आजम खान को दरकिनार कर दिया था या दरकिनार करना चाहते थे। और सवाल ये भी उठता है कि आजम खान की छवि कभी भी कट्टरपंथी नेता की नहीं थी। आजम खान का हर मामले में दखल होता था। फिर सवाल उठता है, अखिलेश यादव ने उन्हें दरकिनार किया या पूरी तरह दरकिनार करना चाहते थे।